हेलो स्टूडेंट्स, आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि यूरोप में किस प्रकार से राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र और लोकतंत्र की स्थापना हुई, किस प्रकार से जो पुरानी राजशाहियां थी वो प्रतिस्थापित की गई गणतंत्र और लोकतंत्र के द्वारा। साथ ही हम ये जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में फैली। तो ये जो चैप्टर है ये हमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में एक ब्रीफ सिनेरियो देगा। तो जो लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को जानने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने में ये चैप्टर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हमारा जो 10वीं कक्षा का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये कहाँ से शुरू होता है। इसमें एक पेंटिंग दी गई है जो किसके द्वारा बनाई गई है, फ्रेडरिक सोर्यू, इनके द्वारा बनाई गई थी। ये एक जर्मन पेंटर थे। 1848 में इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी। पेंटिंग का क्या नाम था, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, यानी कि एक सपने की इन्होंने इसमें कल्पना की थी, विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न। इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे कल्पना की थी कि जो गणतंत्र और लोकतंत्र है उसकी स्थापना हो। तो इसको उस समय पे 1848 में क्या कहा गया था, एक कल्पनादर्श, एक यूटोपियन विजन कहा गया था। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि उस समय पे ये कल्पना ही थी कि पूरे विश्व में हम लोकतंत्र की स्थापना कर देंगे, राजशाहियों को, निरंकुश सत्ता को हटा करके। तो जो फ्रेडरिक सोर्यू ने उस पेंटिंग में जो भी चित्रण किया उसको उस समय पे एक कल्पनादर्श का, एक यूटोपियन विजन का नाम दिया गया। तो कल्पनादर्श क्या होता है, जो कि इतना ज्यादा आइडियल हो कि उसका रियल में होना एक तरीके से लगभग इम्पॉसिबल ही हो। तो कल्पनादर्श क्या है, ऐसा समाज या फिर हम ऐसी व्यवस्था कह सकते हैं जो इतना ज्यादा आदर्श हो, मतलब उसमें हमने इतनी अच्छी अच्छी विशेषताओं की कल्पना कर रखी हो जो वास्तव में साकार होना लगभग असंभव हो, यानी कि रियल में उसका एग्जिस्ट करना पॉसिबल ना हो। तो उस समय पर जैसी परिस्थितियां थी उनको देख के ऐसा लगता नहीं था कि वहां पर जो राजशाही या निरंकुश सत्ता है उनको हटा करके हम लोकतंत्र और गणतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। तो फ्रेडरिक सोर्यू ने उस पेंटिंग में जो कल्पना की उसको कल्पनादर्श या यूटोपियन विजन का नाम दे दिया गया। जैसे कि हम कह सकते हैं कि राम राज्य एक यूटोपिया है, एक कल्पनादर्श है हमारे लिए, वो आज के समय में साकार नहीं हो सकता। राम राज्य में कहा जाता है कि भेड़ बकरी एक ही जगह पे पानी, शेर और बकरी एक ही जगह पर पानी पीते थे, लेकिन वैसा रियल में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जो फ्रेडरिक सोर्यू की ये पेंटिंग की कल्पना है इसको कल्पनादर्श का नाम दे दिया गया। इस पेंटिंग में फ्रेडरिक सोर्यू ने क्या दर्शाया है, इन्होंने दर्शाया है कि एक स्वतंत्रता की देवी है। उस समय पे क्या किया जाता था, जो आजादी थी, फ्रीडम थी, उसको एक महिला के रूप में, एक वुमेन के रूप में सिंबलाइज किया गया था, महिला के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया था। तो फ्रेडरिक सोर्यू ने भी अपनी पेंटिंग में ऐसा ही कुछ दिखाया था। उन्होंने क्या दर्शाया था कि जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है उसके पास से बहुत से राष्ट्र गुजर रहे हैं, जैसे कि जो अमेरिका और स्विट्जरलैंड है वो उस स्वतंत्रता की प्रतिमा से आगे गुजर चुके हैं, यानी कि वहां पे क्या हो चुका है, लोकतंत्र आ चुका है। फ्रांस अभी अभी वहां पहुंचा है और जो यूरोप के दूसरे राष्ट्र जैसे जर्मनी है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इस तरीके के जो दूसरे देश है वो उसके पीछे आ रहे हैं। तो फ्रेडरिक सोर्यू ने अपने कल्पनादर्श में दो कल्पनाएं की थी, राजतंत्र से गणतंत्र और लोकतंत्र की प्रतिस्थापना, यानी कि ये जो गणतंत्र और लोकतंत्र है ये हटा देंगे राजतंत्र को और लोकतंत्र की स्थापना होगी। और स्वतंत्रता की देवी की प्रतिमा के पास से सभी यूरोपीय राष्ट्र गुजर रहे हैं,
वो हमें उनकी जो राष्ट्रीय पोशाकें हैं, राष्ट्रीय जो उनके वस्त्र हैं, उनसे इस पेंटिंग में हमें पता लग रहा है कि कौन से राष्ट्र के लोग वहां से गुजर रहे हैं। अमेरिका और स्विट्जरलैंड इस प्रतिमा से आगे निकल चुके हैं, यानी वहां लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। फ्रांस अभी अभी यानी 1848 में प्रतिमा के पास पहुंचा है। फ्रांस के पीछे पीछे जर्मनी आ रहा है और बाकी यूरोपीय राष्ट्र आ रहे हैं। एक और कल्पना फ्रेडरिक सोरियो ने क्या की है कि जो निरंकुश सत्ता और राजशाही समाप्त हो जाएगी। अगर इस पेंटिंग को हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें पेंटिंग के पास नीचे जो निरंकुश सत्ता और राजशाही है इसके अवशेष, जैसे कि उनके मुकुट है, तलवारें हैं, वो अवशेष हमें टूटे हुए और बिखरे हुए दिखाई देते हैं। पेंटिंग में हमें क्या दिखाई दे रहा है, जमीन पर निरंकुश संस्थानों के अवशेष बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये किसको सिंबलाइज कर रहा है कि राजशाही अब समाप्त होने वाली है और इसके स्थान पर क्या आने वाला है, मॉडर्न नेशन स्टेट आने वाला है, आधुनिक राष्ट्र राज्य आने वाला है। तो अब आगे हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से जो पूरे यूरोप में लोकतंत्र की स्थापना हुई। मेनली इस चैप्टर में हम किन किन देशों में पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। इसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे देशों की भी हम घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मेनली हमें 4 राष्ट्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि फ्रांस ने किस तरीके से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार किया। तो अब हम पढ़ेंगे कि फ्रांस ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार कैसे फैलाया। फ्रांसीसी क्रांति हम 9वीं क्लास में अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से ये क्रांति हुई थी और इसके बाद फिर राजशाही की समाप्ति होकर के इस प्रकार से वहाँ गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। तो फ्रांस में पहले राजशाही थी, फिर गणतंत्र आया, फिर वहाँ पर जो जैकोबिन है, जैकोबिन क्लब वालों ने अपनी गवर्नमेंट चलाई कुछ समय, फिर कुछ समय डायरेक्टरी का शासन आया और फिर वहाँ पर नेपोलियन ने जो सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया। हालांकि नेपोलियन ने वहाँ लोकतंत्र को खत्म कर दिया था, लेकिन नेपोलियन ने कुछ अपने प्रशासन में इस तरीके के बदलाव किए थे जिससे कि फ्रांस में जो राष्ट्र राज्य की भावना है वो और ज्यादा मजबूत हो गई थी। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से पहले फ्रांस ने अपने सिस्टम में बदलाव किए। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है और ये जो फ्रांसीसी क्रांति है ये विश्व इतिहास में प्रथम उदाहरण था जब सत्ता राजा से जनता के पास आ जाती है, यानी कि जो क्रांतिकारी थे वो जो राजशाही है उसको हटा करके अपनी सरकार बनाते हैं जिसे गणतांत्रिक सरकार कहा गया। रिपब्लिक गवर्नमेंट की वहां पर स्थापना हुई और अभी हमने डिस्कस किया कि फिर किस प्रकार से वहां जो नेपोलियन का शासन है उसकी स्थापना हो जाती है। तो फ्रांस अब एक नेशन स्टेट बन चुका है, राष्ट्र राज्य बन चुका है। तो नेशन स्टेट क्या है? जो ज्योग्राफिकली, कल्चरली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इन आधारों पर जिसकी अपनी पहचान है। तो राष्ट्र क्या है? एक सांस्कृतिक पहचान लोगों की, जैसे कि हम भारतीय हैं, हमारी राष्ट्रीय पहचान, हमारी नेशनैलिटी क्या है? हम भारतीय हैं। तो फ्रांस ने अब राजशाही के स्थान पे एक राष्ट्र राज्य का रूप ले लिया, तो वहाँ के लोगों की पहचान क्या हुई कि वो फ्रेंच हैं, वो फ्रांसीसी राष्ट्र के लोग हैं। तो ये उनकी एक सांस्कृतिक पहचान बन गई थी यहाँ। और राज्य से हम यहाँ क्या समझेंगे? सरकार चलाने वाली संस्था या बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी। ठीक है, तो राष्ट्र राज्य किन तत्वों से बना है? ज्योग्राफिकली उसका एरिया डिफाइंड होगा, कल्चरली वो लोग आपस में जुड़े होंगे सांस्कृतिक एकता की भावना के आधार पे, और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, वो भी सिस्टमैटिक ढंग से बनी हुई होगी और वो उस देश का
शासन चलाएगी। तो फ्रांस उस समय तक एक राष्ट्र राज्य बन चुका है और फ्रांस ने फिर अपने सिस्टम में ऐसे क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जिससे कि वहां पर ये राष्ट्र राज्य की भावना है, जो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो और ज्यादा मजबूत हुई लोगों में। तो फ्रांस ने सबसे पहले क्या किया कि जो राष्ट्रवाद की भावना है इसको और मजबूत करने के लिए सामूहिक पहचान का, कलेक्टिव आइडेंटिटी की जो भावना थी उसको और ज्यादा मजबूत किया। तो इस कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना को फ्रांस ने कैसे मजबूत किया, कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिससे कि उन लोगों में ये जो राष्ट्रवाद की भावना है, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है, ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई। क्योंकि फ्रांस पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा एक राष्ट्र के रूप में और फिर वो दूसरे देशों में इस भावना को फैलाएगा। तो कुछ उन्होंने अपने सिस्टम में ऐसे चेंजेस वो लेके आए जिससे कि ये जो सामूहिक पहचान की भावना है वो फ्रांस के लोगों में जागृत हुई। उनमें ये भावना जागृत हुई कि अब हम फ्रांस देश के, फ्रांस राष्ट्र के लोग हैं, ना कि किसी राजशाही की हम प्रजा हैं। तो उनमें एक एकता की भावना पैदा करने का प्रयास किया गया। तो पहला प्रयास क्या किया गया, पितृभूमि, ला पैट्री और नागरिक, ला सिटियोन के द्वारा संयुक्त समुदाय पर बल। जैसे कि हम कहते हैं कि भारत क्या है, भारत हमारी माता है, भारत माता, इसी तरीके से उन्होंने फ्रांस को अपने पिता के रूप में प्रदर्शित किया। फ्रांसीसी भाषा में इसे ला पैट्री और नागरिकता, जैसे कि हम कहेंगे कि हमारी नागरिकता क्या है, भारतीय। तो इस तरीके से उनमें सिटीजनशिप की जो भावना है उसको क्रिएट करने का प्रयास किया गया ताकि वो अपने आप को एक समुदाय का हिस्सा समझे कि हम एक फ्रांसीसी समुदाय का हिस्सा है। तो ये भावना पैदा करने की उनमें कोशिश की गई कि वो फ्रांसीसी राष्ट्र और फ्रांस के नागरिक हैं। फिर नया तिरंगा झंडा उनका लाया गया, फ्रांसीसी तिरंगा झंडा लाया गया। जैसे हमारा तिरंगा है उसी तरीके से उनका अलग फ्रांसीसी तिरंगा झंडा लाया गया। एस्टेट जनरल, जैसे कि हम 9th क्लास के फ्रांसीसी क्रांति वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब राजशाही थी तब किसी भी कानून को बनाने के लिए वहां हमने पढ़ा था एस्टेट जनरल होती थी। तो एस्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। तो ये जो नेशनल असेंबली थी इसमें सदस्यों का चुनाव सक्रिय नागरिक समूह, जो एक्टिव सिटीजन्स थे, यानी कि जिनको वोटिंग राइट्स मिले हुए थे। हालांकि उस समय भी कुछ भेदभाव चल रहा था। ये जो वोटिंग राइट्स थे कुछ आधारों पर दिए गए थे कि जो शिक्षित हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, इन कुछ बेसिस पर ये वोटिंग राइट्स मिले हुए थे। तो इसमें ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे, सक्रिय नागरिक थे, इनको इसमें भाग लेने की अनुमति थी। नई स्तुतियां, जैसे कि जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में योगदान दिया था उनके बारे में, उनकी गुणगान करने के लिए नई स्तुतियां, नई शपथ और शहीदों का गुणगान करने का प्रयास किया गया। जैसे कि हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पढ़ते हैं, बहुत से आज़ादी के जो गीत लिखे गए थे, या फिर आज भी हम शहीदों के बलिदान की कहानियां सुनते हैं। तो उन्होंने भी अपने देश में इस सिस्टम को बनाया कि जो फ्रांस के लोग हैं वो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो वहाँ के लोगों ने, क्रांतिकारियों ने योगदान दिया था, उन लोगों में उस योगदान की भावना को और ज़्यादा मजबूत बनाया गया इन तरीकों के जरिए, नई स्तुतियाँ, नई शब्दें और शहीदों का गुणगान करके। फिर एक केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था लागू की गई। जो पूरा एरिया फ्रांस के अंडर आता था उसमें एक ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू किया गया, ना कि किसी हिस्से में अलग व्यवस्था हो, किसी हिस्से में अलग व्यवस्था हो। पहले वाला वो सिस्टम खत्म करके पूरे फ्रांस में एक जैसा शासन लागू किया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त। जैसे जो फ्रांस के राज्य थे उनमें आपस में अगर किसी चीज का उनको आयात निर्यात करना होता था तो उनपे टैक्स लगाए जाते थे। तो फ्रांस में एक देश की, एक राज्य की भावना को मजबूत करने के लिए ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस हैं इनको खत्म कर दिया गया। भार की और जो मेजरमेंट की है, नापने की, एक जैसी व्यवस्था पूरे फ्रांस में की गई। पहले कुछ क्षेत्रों में मेजरमेंट की यूनिट्स अलग थी, भार की अलग थी, कुछ क्षेत्रों में अलग थी। तो ये भी एक उनमें एकता की भावना पैदा करने का प्रयास था। फिर जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, जैसे हम अपने देश में देखते हैं, कहीं हमारे देश में
पंजाबी जैसी क्षेत्रीय बोली है और मारवाड़ी है। हम बहुत सी भारत में इस तरीके की बोलियों को देख सकते हैं और हिंदी जैसे हमारी राष्ट्रभाषा है। इसी तरीके से फ्रांस में भी ये क्षेत्रीय बोलियां थी और इन क्षेत्रीय बोलियों के स्थान पर उन्होंने एकता की भावना को जागृत करने के लिए क्या किया, फ्रेंच भाषा को प्राथमिकता दी और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया। भाषा एक बहुत बड़ा आधार हो सकती है किसी देश के नागरिकों को जोड़ने का। जैसे कि हमारे देश में भी भाषा के आधार पे बहुत से राज्य बने हुए हैं। जो अलग अलग भाषी लोग थे उन्होंने समय समय पर डिमांड्स की कि हमारी भाषा का अलग से राज्य बनाया जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो फ्रांस था उसने अपने आप में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा की। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से फ्रांस ने यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रीयता की भावना को फैलाया। यहाँ पे पूरा जो यूरोप महाद्वीप था वो एक राष्ट्र नहीं बना, इसने स्टेप बाय स्टेप फ्रांस ने क्या किया, यूरोप महाद्वीप के जो दूसरे देश थे वहाँ पे इस राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्रांस ने कैसे जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो दूसरे देशों में फैलाई।